Today we are going to talk about envenoming. ओके, सो डेफिनेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक जो है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसेक्ट है या सांप है या कोई भी चीज़ है, इट कैन बी जेलीफिश, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, जिसके पास कोई ना कोई वेनम हो, ठीक है। अब ये वेनम जब किसी प्रे के अंदर ये इंजेक्ट कर दे, ठीक है, सही है, और ये जो वेनम है ये अंदर जाके डेलिटोरियस इफेक्ट्स इसकी बॉडी पे लेना स्टार्ट कर दे और इसकी जो बॉडी है उस पर लोकल चाहे सिस्टमिक, दोनों में से कोई भी डेलिटोरियस इफेक्ट्स आ रहे हो तो वो एनवायरनमिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसमें जो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं दैट कैन बी लोकल इफेक्ट्स एट द साइट ऑफ जहाँ पे भी बाइट हुई है या फिर जहाँ पे भी स्टिंग हुई है वहाँ पे आ रहे हों, या फिर नॉन स्पेसिफिक सिस्टमिक हो सकते हैं और सिस्टमिक स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है। अब सिस्टमिक में स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक की बात की जाए तो उसमें या तो वो न्यूरोटॉक्सिक फ्लैसिड होगा, यानी कि नर्व इम्पल्सिस ड्रॉप करवा देगा और फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। अब ये फ्लैसिड और स्पास्टिक पैरालिसिस वगैरह क्या होता है मैंने बताया, मैं ऊपर कार्ड्स में शो होगा, देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये करेगा कि न्यूरोटॉक्सिसिटी एक्साइटेटरी होगी या डिक्रीजिंग होगी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पैटर्न होगा, या फिर वो मायोटॉक्सिक होगा, ठीक है, मसल्स को ब्रेक डाउन करवा रहा होगा, या वो कोएगुलोपैथी करवा रहा होगा और रीनल फेलियर करवा रहा होगा। ये स्पेसिफिक सिस्टम में इफेक्ट्स ला सकता है और नॉन स्पेसिफिक आगे चलते हैं, ठीक है। लोकल इफेक्ट्स की बात की जाए तो लोकल इफेक्ट्स जो है ना घूम फिर के 4-5 ही हैं। जहाँ पे भी बाइट होगी वहाँ पे पेन हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे पेन महसूस हो रहा होगा पेशेंट को, स्वेलिंग हो रही होगी, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, स्वेलिंग हो रही होगी, इसके साथ में रेडनेस हो रही होगी, ठीक, इसके अलावा ब्लिस्टरिंग और हेमरेजिक हो सकता है, ब्रूजिंग हो सकती है उस एरिया में, या फिर डायरेक्टली नेक्रोसिस हो सकती है। ये लोकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और नॉन स्पेसिफिक सिस्टमिक इफेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें हेडेक हो सकता है पेशेंट को, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकती है, या फिर सीजर्स भी पड़ सकते हैं, शॉक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कुछ भी नॉन स्पेसिफिक साइन आ सकता है, ठीक है। और स्पेसिफिक वालों की बात की जाए, न्यूरोटॉक्सिक फ्लैसिड पैरालिसिस। अब जो फ्लैसिड है ना, फ्लैसिड का मतलब ये है कि सब कुछ डिक्रीज है, टोन डिक्रीज हुई हुई है, आप हैंड को रखेंगे वो हैंड डायरेक्टली ड्रॉप कर जाएगा, इस तरह का जो डिक्रीजिंग पैटर्न का होता है ना वो फ्लैसिड पैरालिसिस कहलाता है, ठीक है। ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। और इसमें अगर आप याद रखेंगे ये जो न्यूरोटॉक्सिक पैरालिसिस है अगर तो ये मिनट्स के अंदर हो रहा है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर हो रहा है, तो याद रखना कोई ना कोई सी ओरिजिन की चीज़ होगी। इट कैन बी ऑक्टोपस बाइट, इट कैन बी कोन शेल स्टिंग बाइट, इट कैन बी जेलीफिश, एनीथिंग, ठीक है, जो भी आपको चीज़ जो है ना सी ओरिजिन की हो वो यूजुअली 30 मिनट्स के अंदर ही ना अपना काम स्टार्ट कर देती है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो नॉर्मली वार्म वाटर के अंदर डिप करना होता है, फर्स्ट एड, वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको जब मैनेजमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर यही जो पैरालिसिस है ये घंटों में हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि किसी ने की स्नेक बाइट है, ठीक है। और अगर यही जो है वो डेज के ऊपर हो रहा हो ग्रेजुअली तो फिर इसका मतलब है कि टिक पैरालिसिस है, ठीक है। और न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स का याद रखिएगा, सबसे पहले ये क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व करते हैं, क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व करेंगे और सेकेंडरी जो है ना फिर आपके पास लिम्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहले क्रेनियल नर्व्स उसके बाद लिम्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, फिर लिम्स में जाएंगे तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चले जाएंगे, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस, मतलब जो आपके पास सबसे सीक्वेंस है ना, सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स गई, उसके बाद लिम्स गई, फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसको, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स गए, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस होता है न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स का। एक्साइटेटरी न्यूरोटॉक्सिन्स, ठीक है। अब पिछला वाला जो हमने पढ़ा था वो था फ्लैसिड पैरालिसिस, यानी कि उसमें टोन डिक्रीज हो रही थी, सब कुछ डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब ये जो है ना ये रिजेंबल कर रहा होगा अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन्स के साथ, ठीक है। और इसमें जो है ना जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट कर सकता है प्रोफ्यूज स्वेटिंग के साथ, प्रेजेंट कर सकता है वेरिएबल कार्डिक इफेक्ट्स के साथ, प्रेजेंट कर सकता है कार्डिक फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। तो इट कैन भी ना, मतलब एक बड़े वेग सा होगा आपके पास, ठीक है, स्वेटिंग हो रही होगी पेशेंट को, हर चीज़ उसकी जो है ना वो बड़ी बड़ी हुई होगी, सही है। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो यही है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होंगी, पल्मोनरी एडीमा होगा और प्रोफ्यूज स्वेटिंग वगैरह होगी। तो इसमें अगर तो यही जो प्रेजेंटेशन है रैपिडली डेवलप हो जाए तो इसका मतलब ये कि स्कॉर्पियन बाइट है। और अगर यही ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो, मतलब काटा था, ठीक है, विडो स्पाइडर ने काटा था 3 दिन पहले, अब आहिस्ता 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 जो है ना वो इसको ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, कार्डियक इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, पल्मोनरी इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, एडिमा भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ साथ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो ये विडो स्पाइडर है, यहाँ बनाना स्पाइडर है, ठीक है। और अगर तो स्कॉर्पियन बाइट है यानी कि बिच्छू है तो इट चीज़ यूजुअली रैपिड, ठीक है, ये आवर्स के अंदर या डेज के स्टार्टिंग में फ़ौरन फ़ौरन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो स्कॉर्पियन बाइट होती है ये पेनफुल होती है, ठीक है। और जो ये विडो स्पाइडर होता है ये पेनलेस होता है, इसकी बाइट पेनलेस होती है, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसको कभी काटा भी था। वो जब मार्किंग्स वगैरह चेक करते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, तो पता चलता है कि भाई इसको तो काटा हुआ था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मायोटॉक्सिसिटी की बात की जाए सिस्टमिक में, तो मायोटॉक्सिसिटी के भाई क्या है, मायोटॉक्सिसिटी, मायो मींस मसल्स। अब यहाँ पे जो है मसल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। अब जब मसल ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा जी, मसल पेन होगा, उसको टेंडरनेस होगी, ठीक है। इसके अलावा जब मसल ब्रेकडाउन होगा तो मायोग्लोबिन निकलेगा ब्लड में, वो मायोग्लोबिन कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली किडनी में जाएगा, और किडनी से यूरिन में निकलेगा, तो ठीक है। अब यहाँ भी जब जब ये चीज़ हो रही होगी, ठीक है, मसल से ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, अब ये मसल है, यहाँ से ब्रेकडाउन होकर निकला, जब ये किडनी में जाएगा और किडनी से होता हुआ बाहर निकलेगा, तो इसमें ये होता है कि किडनी को डैमेज करता हुआ जाता है। किडनी एक स्पेसिफिक लोड तक जो है ना मायोग्लोबिन की क्लियरेंस कर सकती है, जब वो बढ़ जाता है तो ये होता क्या है कि वो किडनी डैमेज की तरफ ले जाता है, ठीक है। और इसके अगर हम लैब टेस्ट वगैरह कराएंगे तो सीरम क्रिएटिनिन काइनेस लेवल जो है ना वो मार्केटली एलिवेटेड मिलेगा सीरम के अंदर, ठीक है। और कोएगुलोपैथी एंड रीनल फेलियर की बात की जाए तो ये जो है ना, जब भी पेशेंट आके प्रेजेंट करेगा जी, क्या उसको बाइट साइड से या तो वो ब्लीड कर रहा होगा, या ब्रूजेस बने हुए होंगे, या अगर आपने कैन्यूला लगाया तो वहाँ से ब्लीड करना स्टार्ट कर देगा, गम से ब्लीड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। या फिर ब्लीडिंग नहीं हो रही होगी तो पेशेंट जो है वो थ्रोम्बोसिस की तरफ जा रहा होगा, उसको डीवीटी हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो रीनल फेलियर होता है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंडरी होता है। अब सेकेंडरी इन सेंस के ब्लड कॉम्प्रोमाइज हो गया, इस्कीमिया में चला गया पेशेंट, या ऐसी कोई चीज़ आ गई। लेकिन रसल वाइपर की टॉक्सिसिटी वाहिद ऐसी टॉक्सिसिटी है जिसके अंदर जो रीनल डैमेज है वो प्राइमरी होता है, ठीक है, प्राइमरी होता है। अब एग्जाम में जो आएगा ना आपके पास, वो डायरेक्ट ऐसे रसल वाइपर लिखा हुआ नहीं आएगा, आपके पास लिखा हुआ आएगा विपरिडाई। अब विपरिडाई क्या है जी, ये वाइपर की बात हो रही है, अब यहाँ पे रसल वाइपर की बात हो रही है, ठीक है। ये एग्जाम आया था, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है विपरिडाई के साथ, ठीक है। मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। तो मैनेजमेंट देखें, फर्स्ट एड मैनेजमेंट जो है ना वो इंतहाई क्रिटिकल होती है एनवेनमिंग के केस के अंदर। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है ना एट द टाइम फ़ौरन देनी होती है, वरना जो है ना पेशेंट के सर्वाइवल पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है फर्स्ट एड का, ठीक है। इज़ वेरी क्रिटिकल। और इसमें जो प्रिंसिपल नॉर्मली फॉलो हो रहे होते हैं वो ये है, ठीक है जी, अगर कोई भी स्नैक बाइट है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को इमोबिलाइज करना है, ठीक है। इमोबिलाइज करने के साथ, ठीक है। और इसके बाद अगर नेक्रोटिक स्नेक बाइट है, ठीक है, अब नेक्रोटिक स्नेक बाइट स्नेक्स जो होते हैं ना उनका क्या करना होता है, आपको बैंडेज लगाना पड़ता है, ठीक है। पीछे अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिम्फ पे यहाँ पे काटा है, ठीक है, इस जगह पे बाइट हुई है, तो आप जो है ना उससे पीछे इस जगह पे जो है ना टॉर्निकेट बांध देंगे फुल टाइट करके, ताकि ब्लड जो है ना ऊपर की तरफ ना जाए और ये नेक्रोटिक फैक्टर्स ऊपर की तरफ ना जा रहे हो, ठीक है। ये बैंडेज अप्लाई करनी होती है प्रेशर वाली। और ये बैंडेज सिर्फ और सिर्फ नेक्रोटिक स्नेक बाइट्स में अप्लाई करते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ के अंदर भी रिकमेंडेड नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी स्किन सी ओरिजिन का है तो आप क्या करेंगे, उसको लोकल हीट देंगे थ्रू, मतलब डिप कर देंगे वो हॉट वाटर के अंदर, 45 डिग्री पर आप उसे हीट करेंगे। उसके बाद जो भी साइट होगी उसको आप, मतलब हाथ में काटा है, पाँव पे काटा, जहाँ भी काटा है उसको आप उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और इसके अलावा कार्डियो रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक एड नहीं होती खासतौर पे स्पाइडर्स के अंदर। विडो, क्योंकि विडो का आपको पता है कि वो पेनलेस होता है, उसको पता ही नहीं चला होता कि भाई इसको काटा हुआ भी है। इसी तरह रिकल्स स्पाइडर बाइट्स हैं, यहाँ पे भी जो है ना स्पाइडर के अंदर याद रखिएगा कोई भी फर्स्ट एड की नीड नहीं है। कार्डियो रेस्पिरेटरी नीड पड़ती है किसके अंदर, स्नेक बाइट के अंदर, ठीक है, ब्लू रिंग एक्टोपस के अंदर और कोन शेल स्टिंग के अंदर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। एंटी वेनम की बात की जाए तो एंटी वेनम्स होते कैसे हैं, ठीक है, याद रखिएगा ज़्यादातर एंटी वेनम्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं यूजिंग हॉर्स। हॉर्स को हाइपर इम्यून किया जाता है तो एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, पर उसके बाद उसके जो है ना एंटीजन निकाल लिए जाते हैं, उसको साफ़ सुथरा किया जाता है, उसके बाद उससे एंटी वेनम बनाया जाता है। यानी कि जिसका ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो यूजुअली हॉर्स होता है। तो इस वजह से याद रखिएगा कोई भी चीज़ अगर किसी और एनिमल से बनाई जाती तो उस पर जो है ना एनाफिलैक्टिक शॉक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब भी आप किसी को एंटी वेनम दे रहे हो याद रखिएगा आपके पास एड्रेनलिन शॉट रेडी होना चाहिए, ताकि जैसे ही अगर वो एनाफिलैक्सिस में जाए आप एड्रेनलिन शॉट लगा दें, ठीक है। न्यूट्रलाइज, अच्छा इसमें मैकेनिज्म कैसे होता है कि काम कैसे करते हैं, यहाँ तो वो ये करेंगे जो भी, अगर मिसाल के तौर पे जो वेनम है उसकी शेप यूँ है, ठीक है, हो सकता है कि इसको डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर दें,
सही है, इसको न्यूट्रलाइज कर दें, इसके इफेक्ट्स बंद हो गए। यहाँ पर अगर न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये इसके साथ बाइंड कर जाएंगे समहाउ, और इसकी वजह से जो क्लियरेंस का रेट होता है, बॉडी से निकालने का रेट जो होता है टॉक्सिन का, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इन दो मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है ना ये एंटी वेनम काम कर रहे होते हैं। अब एंटी वेनम के फीचर से बात की जाए तो तकरीबन यूँ समझे कि 98% वेनम्स जो होते हैं वो आईवी दिए जाते हैं, फ्यू एक्सेप्शंस के साथ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है प्री साइनेप्स, ये साइनेप्स आ गया, ठीक है, और ये आपके पास पोस्ट साइनेप्स आ गया, ठीक है जी। अब साइनेप्स से जो पीछे वाला होता है ना, याद रखिएगा, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, प्री साइनेप्टिक को हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो पोस्ट साइनेप्टिक होता है ना उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिवर्स करेंगे, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर ये एक बार प्री साइनेप्टिक पैरालिसिस डेवलप हो गया ना तो एक बार हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पोस्ट साइनेप्टिक में जब आप देते हैं ना, तो पोस्ट साइनेप्टिक अगर पैरालिसिस डेवलप हो भी जाए तो भी एंटी वेनम क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। या और इसके अलावा पैरालिसिस डेवलप होने से पहले पहले आपने एंटी वेनम देना होता है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंटी वेनम का बेस्ट रिजल्ट जो होता है ना वो देखा जाता है कोएगुलोपैथी के अंदर। कोएगुलोपैथी को तकरीबन यूँ समझेंगे 98% रिवर्स कर देता है ये, ठीक है। और मायोलाइसिस और रीनल फेलियर, इन दोनों के अंदर जो है ना एंटी वेनम का जो रोल है वो अनसर्टेन है, ठीक है। एडजक्ट, ये जो एडजक्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रीटमेंट नेसेसरी नहीं होते, लेकिन अगर आप ऐड करते हो तो उससे जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेटर आते हैं। अब एंटी कोलिन एस्ट्रेज आप देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पैरालिसिस के अंदर, ठीक है, आप दे सकते हो। इसके अलावा अल्फा ब्लॉकर्स दे सकते हो आप, किसके अंदर आप दे सकते हो, ये स्कॉर्पियन स्टिंग के साथ, ठीक है। अगर आपको बिच्छू ने काटा है तो आप जो है ना अल्फा ब्लॉकर दे सकते हो, पैराजोसिन, ठीक है। पैराजोसिन जो है वो इसमें यूजफुल होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दोगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स दोगे कब जी, वूंड पे इन्फेक्शन हो गया है या एब्सेस बन गया है वहाँ पे एट द साइट ऑफ बाइट, ठीक है। टेटनस दोगे, ठीक है, टेटनस से प्रिवेंशन के लिए। प्लस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर कोगुलोपैथिक है, ठीक है, अगर जो भी टॉक्सिन था उसने कोगुलोपैथी कॉज करवाई है तो उसमें सबसे पहले आप यूज़ करोगे IM, ठीक है जी, टेटनस टॉक्साइड, IV नहीं दोगे, ठीक है। जब पता चल गया भाई कोगुलोपैथी खत्म हो गई फिर आप IV दे सकते हो, वरना आप IM ही चलाओगे, ठीक है। और मैकेनिकल वेंटिलेशन दोगे अगर आपके पास रिस्पायरेटरी पैरालिसिस डेवलप हो जाए। एक जनरल सा रूल है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हार्मफुल होती हैं स्नेक बाइट्स के अंदर। इलेक्ट्रिक शॉक, अब ये मिथ्स हैं, यूजुअली जो चीज़ें हैं ना ये मिथ्स हैं, ये लोगों के अंदर जो जनरल लेमैन आवाम है स्पेसिफिकली इंटीरियर की साइड पे या फिर रूरल एरियाज़ की तरफ, उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनके जो पुराने मिथ्स चल रहे आ रहे होते हैं वो उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। अब वो लोग अमूमन इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं, काटेंगे और उसको चूसना शुरू कर देंगे, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, ये दिस इज़ वेरी हार्मफुल। फिर टॉर्निकेट्स बांध देते हैं या फिर क्रायोथेरेपी, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ठंडा करना, सारी चीज़ें जो है ना ये प्रॉब्लमेटिक स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताया जो जनरल प्रिंसिपल है उसमें सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पे जो है ना टॉर्निकेट्स का यूज़ जो है वो अलाउ किया गया है, वो कहाँ पे, नेक्रोटिक स्नेक्स के अंदर, नेक्रोटिक बाइट्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है ना कभी भी आप टॉर्निकेट यूज़ नहीं करते, और इलेक्ट्रिक शॉक तो कभी देते ही नहीं हो ना। कट एंड सब तो यूँ समझें कि जो उस बंदे को काटा है वो तो मरेगा ही मरेगा, जिसने चूसा है वो भी मरेगा, ठीक है। सो दैट्स इट। बाय दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। और जो बुक नोट्स के लिए मैं मेंशन करूँगा, ये ज़्यादातर जो लेक्चर्स के आपको स्पेसिफिकली फ़ायदा होगा वो तब होगा अगर आप इरफान मसूद 3rd एडिशन मेडिसिन साथ रख के पढ़ेंगे इन लेक्चर्स के साथ। जो जो पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ एक्स्ट्रा आप उस बुक्स पे लिखते जाएं, ठीक है। एंड और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूरत है, आई वुड बी, यू कैन से, डिलाइटेड इफ़ यू गिव मी फीडबैक, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्टडी के लिए अंदर जो अंदर समझाने के पैटर्न के अंदर कोई प्रॉब्लम फील हो रही है आपको, तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट्स में आप बता दीजिएगा। और अगर लेक्चर के अंदर कोई भी आपको मिस्टेक लगे, ठीक है, क्योंकि वीडियोस रेंडर हो चुकी होती हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर बीच में बाद में भी मिलेंगी तो आपको मैं वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स का सेक्शन होता है उसमें मैं ऐड कर दूंगा और पिन कर दूंगा, जो अगर कोई गलती हुई भी, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कि भाई इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ पॉइंट मिस्टेक है। और अगर आप भी कोई चीज़ जो है वो गलत स्पॉट करें तो आप भी वो लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस फर्स्ट चैप्टर इज़ लाइक यू कैन से पायलट स्टेप प्रोजेक्ट है। अगर आप लोगों का जो फीडबैक है मुझे अच्छा मिला तो मैं इसके बाकी चैप्टर्स के ऊपर भी बनाऊंगा, अदरवाइज आई विल स्टॉप इट हियर।